हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमनजीत कुमार। देखो बच्चों, लास्ट टाइम मैं जो डिस्कस किया था साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो एन ऑर्डर का हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं। जितने पॉजिटिव डिवाइजर बनते हैं एन के उतने ही टोटल सब ग्रुप बनते हैं। उस साइक्लिक ग्रुप के इसका ऑर्डर कितना है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, आज हम दरअसल जो हमारा काम है उसको वो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। उसको डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन है CSIR नेट का, दिसंबर 2015 के अंदर आया था ये क्वेश्चन। दरअसल इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जो ये क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इसने बोल दिया कि ग्रुप G is generated by the element X and Y with the relation is this, then order of G। इसने बोल दिया कि एक ग्रुप है G आपके पास जो X और Y की हेल्प से जनरेट होता है, तो रिलेशन किस रिलेशन को पे करता है, वो इस रिलेशन को पे करता है। तो आपको बताना है कि जो G है उसका ऑर्डर कितना बनता है। देखो बच्चों, जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इट इज सो इजी क्वेश्चन। हालांकि जो कंसेप्ट है, अगर आपको डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में पता है, डिस्कस किया होगा आपने, तभी आप इसका जो आंसर है इजीली बना सकते हैं। हालांकि हमने डाइहेड्रल ग्रुप को भी डिस्कस किया था, वहाँ पर जो लूप होल है थ्रू क्या क्या प्रॉपर्टी थी वो चीज़ डिस्कस करने की कोशिश की। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, दरअसल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दरअसल ये है कि कोई ग्रुप G है जो जनरेट होता है X और Y से, किस रिलेशन को पे करता है, वो इस रिलेशन को पे करता है। फिर मेरा टारगेट ये है ऑर्डर ऑफ G के बारे में कमेंट करना है। ऑप्शंस नंबर आ दिए। फर्स्ट ऑप्शन ऑर्डर ऑफ G 4 बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा और 12 बनेगा। तो बच्चों, इसने दरअसल क्या बोल दिया आपको कि G आपके पास क्या है, ग्रुप, उसके अंदर दो एलिमेंट है X और Y जो इस रिलेशन के थ्रू क्या करते हैं, काम करते हैं, और आपका जो G है वो दो मेंबर से जनरेट है। देखो बच्चों, अगर मैं इस जो सिचुएशन है अगर इसको लेकर चलता हूँ तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन बनाते हैं उस चीज पर। फर्स्टली इसने क्या बोल दिया कि x³ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब 1 एंड y² इज इक्वल टू 1 एंड xy² इज इक्वल टू। देखो बच्चों, जो यहाँ पर 1 है इसका मतलब ये है कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। अब y² इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो दैट इंप्लाइज यहाँ से y की वैल्यू कितनी बन चुकी, y इनवर्स बन चुकी। और सिमिलरली यहाँ पर x³ की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से x² इज इक्वल टू x इनवर्स, ये बन चुका। जो इसने रिलेशन दिया आपको, ये रिलेशन दिया हुआ है कि जो आपका ग्रुप है G है जो दो मेंबर से जनरेट है X और Y से, इस रिलेशन के थ्रू काम चलता है उसके अंदर। सेकंड उसने बोल दिया कि XY है उसका स्क्वायर किसके इक्वल बनता है, 1 के इक्वल बनता है। मैंने क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश की कि XY into XY is equal to 1, so that implies by using the concept of associativity, so that implies यहाँ से X into YX into Y is equal to 1, so that implies यहाँ से X इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं और Y इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, तो that implies यहाँ से YX is equal to X इनवर्स into Y इनवर्स। ये अब देखो बच्चों, जो y इनवर्स है दरअसल आपके पास वो किस चीज के इक्वल है, y के, तो उसी कंसेप्ट का मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि yx इज इक्वल टू x इनवर्स इनटू y, ये बन चुका। तो दैट इंप्लाइज जो बच्चों आपका ग्रुप था G दो मेंबर से जनरेट था, वो इस टाइप से काम करता है। मतलब कि जो G है वो दरअसल आपके पास क्या है, वो ये है कि वो दो मेंबर से जनरेट है सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे, x³ is equal to identity, y² is equal to identity, and obey this relation such that x³ is equal to identity and y² is equal to identity and yx is equal to x inverse y। मतलब कि जो G है आपका वो इस टाइप से बनता है। देखो बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने डाइहेड्रल ग्रुप को डिस्कस किया था, बेसिकली D3 को डिस्कस किया था। D3 के अंदर हमने क्या काम किया था, किस टाइप से उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं उस पर आते हैं। देखो बच्चों, जो D3 है आपका किस टाइप से जनरेट है, वो दो मेंबर से जनरेट था सच दैट x² इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड y³ इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड xy इज इक्वल टू y इनवर्स x। ये चीज था बेसिकली उसके अंदर आपका काम, ये चीज। देखो बच्चों, यहाँ पर जो D3 है वो दो मेंबर से जनरेट है
एक तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी बनता है, वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 बनता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली जो आपका जी है यहाँ पर, इसने जो सिचुएशन दी हुई है आपको, यहाँ पर उसने जो x का काम है y से करवा रखा और y का काम किससे करवा दिया, x से। मतलब कि अगर मैं x की जगह पर y लेता हूँ, y की जगह पर x लेता हूँ, तो दैट इंप्लाइज d3 को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। इट इज जनरेटेड बाय दिस सच दैट x क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड yx इज इक्वल टू x इनवर्स y। तो दैट इंप्लाइज बच्चों जो आपका g है बेसिकली वो किसके इक्वल है, d3 बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से g इज इक्वल टू d3, दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो आपके पास ग्रुप था जो x और y से जनरेट था, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। तो ग्रुप आपके पास क्या है, बेसिकली इट इज नथिंग बट d3 ग्रुप, डायरेक्ट ग्रुप। और D3 का जो ऑर्डर हमारे पास कितना है वो है 6। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इस टाइप से बच्चों एक क्वेश्चन था सीएसआई और नेट के अंदर आया था, दिसंबर 2015 के अंदर था क्वेश्चन। इस टाइप से आपको काम करना था, सोचना था कैसे आंसर बनाना है, इस टाइप से इसके अंदर काम करना। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई थी, फिलहाल उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप से बच्चों की सीएसआई नेट का क्वेश्चन था, इस टाइप से आपको क्या करना था, सोचना था इसके बारे में। देखो बच्चों दरअसल एक ये क्वेश्चन है, इसमें वो देखिए लेट G be a group is equal to a set of real number under the addition and the group H is equal to positive real number under the multiplication। तो इसने क्या कर दिया, कुछ ऑप्शन बना दिए। बेसिकली जो क्वेश्चन है उसने बना दिया एक तो G है आपके पास और एक H। G है G आपके पास क्या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, इसमें बोल दे कि वो आपके पास एक ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। और H आपके पास दरअसल क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है जो आपके पास क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो उसने ऑप्शन बना दिए। ऑप्शन फर्स्ट ही बोल दिया कि H आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, G नॉन साइक्लिक है, G साइक्लिक है, H नॉन साइक्लिक है, नाइदर G नॉर H इज साइक्लिक। ऑप्शन बी ये बोलता है कि G एंड H बोथ आर साइक्लिक। देखो बच्चों एक्चुअल में जो एक कंसेप्ट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इस बात को। वहाँ पर डिस्कस किया था जब हमने डेफिनेशन वगैरह की थी साइक्लिक ग्रुप, वहाँ पर हम इस चीज़ को, इस बात को डिस्कस कर चुके थे। बट एक क्वेश्चन था, प्रॉब्लम आई हुई स्टूडेंट की, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूरी है। देखो बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको अगर याद हो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके इस बात को। तो कंसेप्ट दरअसल क्या है वो ये कि अगर कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, अगर वो साइक्लिक है, तो दैट इंप्लाइज वो किस चीज का आइसोमॉर्फिक बनता है, सेट ऑफ इंटीजर का आइसोमॉर्फिक बनता है। अब देखो बच्चों जो रियल नंबर का सेट है ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, और पॉजिटिव रियल नंबर का जो सेट है ये भी आपके पास क्या, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। बट इसने जो ऑप्शन का जो लूप होल बनाया हुआ है, इसने इसके बिहेवियर पूछ लिया कि ये साइक्लिक बनते हैं या फिर नहीं बनते। अब देखो बच्चों जो जी आपके पास दरअसल क्या दे दिया, उसने बना दिया सेट ऑफ रियल नंबर का। अगर जी है, बेसिकली जी आपके पास क्या सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये आपके पास क्या बनता है, एबिलियन ग्रुप तो है। बट क्वेश्चन के अंदर इसने कहीं पर इसने ये पूछ रखा है कि जी आपके पास साइक्लिक बनता है कि नहीं बनता। अब देखो बच्चों जो जी आपके पास क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। अब कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप अगर वो साइक्लिक है तो इस चीज का आइसोमॉर्फिक बनता है सेट ऑफ इंटीजर की। इसका मतलब ये है कि अगर जी इज साइक्लिक, इफ जी इज साइक्लिक, that implies G is isomorphic to the set of integer. That implies the set of real number is isomorphic to the set of integer. अब देखो बच्चों जो आपके पास जो इंटीजर का सेट है दरअसल वो आपके पास क्या है, काउंटेबल। दिस सेट इज काउंटेबल। बट जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल। इसका मतलब ये बच्चों इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि अगर कोई अनकाउंटेबल सेट है वो आपके पास आइसोमॉर्फिक बनता है काउंटेबल सेट की। दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुकी, कंट्राडिक्शन बन चुकी। कंट्राडिक्शन कब आई, जब हमने ये माना कि जी हमारे पास क्या साइक्लिक। इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि जो जी है सेट ऑफ रियल नंबर का जो सेट है हमारे पास वो साइक्लिक तो बनता नहीं और एबिलियन ग्रुप हमेशा है। तो अब ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन सेकंड में ये बोलता है कि जी आपके पास साइक्लिक है, तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट। अब डी ये बोलता है कि जी और एच दोनों के दोनों साइक्लिक बनेंगे। जी हमारे पास क्या साइक्लिक नहीं बनता, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बी और डी ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो चुके। अब आते हैं ऑप्शन ए और सी पर। अब देखो बच्चों जो हमारे पास ए और सी है दरअसल
वो x पर कमेंट करता है। h हमारे पास क्या पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। अब पॉजिटिव रियल नंबर का जो सेट है इसने पूछ लिया कि जो h हमारे पास साइक्लिक ग्रुप बनता है तो नहीं बनता है। उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली इसने h क्या दे दिया आपको, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट दे दिया। अब h क्या है, दिस वन इज नथिंग बट द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखो बच्चों, इफ अगर h हमारे पास है, अगर ये साइक्लिक ग्रुप बनता है तो दैट इंप्लाइज h है आइसोमॉर्फिक बनना पड़ेगा सेट ऑफ इंटीजर के। क्यों बनना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर का है इसलिए। अगर ये साइक्लिक बनता है और इनफाइनाइट ऑर्डर का ये ऑलरेडी है तो दैट इंप्लाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो दैट इंप्लाइज यहां से पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, इट्स बिकम आइसोमॉर्फिक टू द सेट ऑफ इंटीजर, बट द सेट ऑफ इंटीजर दिस सेट इज काउंटेबल but the set of positive real number is uncountable। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके पास जो अनकाउंटेबल सेट है वो आइसोमॉर्फिक बनता है काउंटेबल सेट के। तो दैट इंप्लाइज बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ काउंटेबिलिटी द पॉजिटिव रियल नंबर सेट इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो दैट इंप्लाइज जैसे क्या बन चुकी, कंट्राडिक्शन आ चुकी। कंट्राडिक्शन का भाई जब हमने ये माना कि हमारे पास क्या साइक्लिक, तो दैट इंप्लाइज h क्या बन चुका है यहाँ से, H is not a cyclic group। ये चीज। अब आते हैं ऑप्शन फर्स्ट ये बोलते हैं कि H is cyclic, बट आपके पास क्या बनता है, नॉन साइक्लिक। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑप्शन A is incorrect और C ऑप्शन ये है G और H दोनों के दोनों साइक्लिक नहीं बनते। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन C is correct। ये था बच्चों एक क्वेश्चन था, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी इस क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली जो सिंपल सा कंसेप्ट था उसको अप्लाई करना मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं मेनली हमारे पास जो काम है इम्पोर्टेंट है, वहाँ से जो हमारा जो काम है कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है इंडिविजुअली चीज़ों के साथ। जब मैं सब ग्रुप वगैरह फाइंड आउट करना स्टार्ट करूँगा, अभी तो हमने जस्ट थोड़ा थोड़ा ही काम किया है सब ग्रुप के बारे में। जब ग्रुप को उठाकर उसके सब ग्रुप वगैरह पर कमेंट क्या करेंगे कि हाँ उसका कोई सब ग्रुप किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक बनता है, कैसे काम चलता है, तो उसके लिए एक छोटा सा रिजल्ट है। उस रिजल्ट को हम पहले डिस्कस करते हैं उस चीज़ पर। बेसिकली जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, वो ये बेसिकली जो हमारे पास रिजल्ट जो दरअसल क्या है वो ये है कि अगर कोई ग्रुप दे दिया जाए आपको, अगर आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि उस ग्रुप के पास डी ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप बनते हैं, उस चीज़ पर बेसिकली हमारे पास ये रिजल्ट है। और रिजल्ट दरअसल क्या है वो ये है कि लेट जी बी ए ग्रुप देन the number of cyclic subgroup of order D in G is equal to number of element of order D in Z upon phi D। देखो बच्चों, जो हमारे पास रिजल्ट है इस पॉइंट पर बेसिकली जो रिजल्ट है ये बोलता है कि अगर कोई ग्रुप दे दिया जाता है आपको, अगर उस ग्रुप के अंदर से आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि उस ग्रुप के पास डी ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप बनते हैं, तो आप ये काम करना स्टार्ट कर दो। उस ग्रुप के अंदर जाओ, पहले तो ये चीज़ चेक करो कि डी ऑर्डर के एलिमेंट है कितने, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रही डी ऑर्डर के जी के अंदर डिवाइड कर दो उस चीज़ को किससे, 5 डी से। तो यहाँ से जो चीज़ बन के आती है, जो हमारे पास अमाउंट बन के आता है, वो दरअसल क्या बताता है आपको, साइक्लिक सब ग्रुप बताना स्टार्ट कर देता है उस ग्रुप के अंदर कितने बनते हैं डी ऑर्डर के। अब देखो बच्चों, बेसिकली जो हमारे पास ये रिजल्ट है सो इम्पोर्टेंट, इसकी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो हमारे पास मेनली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। देखो बच्चों, मैं यहाँ से एक छोटा सा कमेंट भी कर सकता हूँ कि अगर कोई भी ग्रुप अगर आपको दे दिया जाता है,
मान लो कोई भी ग्रुप दे दिया, XYZ कुछ भी था, मुझे नहीं पता उस ग्रुप के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, किस टाइप के नहीं। अगर कोई बच्चा मुझसे ये पूछता है कि सर ये बताओ कि उस ग्रुप के अंदर डी ऑर्डर के एलिमेंट कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो मैं यहाँ से कुछ हद तक कमेंट कर सकता हूँ उस ग्रुप के अंदर डी ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनते हैं, इवन बनेंगे, ओड बनेंगे, किस टाइप से काम चलता है। बेसिकली आज ही दरअसल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, व्हाट्सएप आया था, इसने मुझसे पूछा था कि सर एक ग्रुप है जी है, उसके अंदर ये बताओ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट बनते हैं, इवन है या फिर ओड। बेसिकली उसने कोई ग्रुप नहीं दिया था, उसका जो कंसेप्ट है, जो लूप होल है, डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से आंसर बन जाता है। उस क्वेश्चन को भी दरअसल डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी ग्रुप दे दिया जाता है आपको, अगर ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते हैं डी ऑर्डर के उस ग्रुप के अंदर, तो आप एक काम करना स्टार्ट करो। आपको ये पता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर अगर मुझे ये चीज़ चेक करना है कि डी ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप बनते हैं, तो जस्ट मेरा काम यही कि मैं उस ग्रुप के अंदर जाऊँगा, डी ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड आउट करना स्टार्ट करूँ, फिर चेक करूँगा कितने बनते हैं, कितने भी बनते हो, जो अमाउंट बन के आता है उसको बाई डी से डिवाइड कर दो। अब एक बात बताओ बच्चों, आपके पास कोई ग्रुप जी है, अब कोई भी ग्रुप है आपके पास जी है, अगर आपको डी ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड आउट करने उसके अंदर, अब मुझे तो ये पता है कि किसी ग्रुप के अंदर जो साइक्लिक सब ग्रुप है या तो एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। इसका मतलब जो आपके पास ये नंबर है साइक्लिक सब ग्रुप किसी ग्रुप के अंदर, यहाँ से हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, या तो 0 बनेगा, या 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा। और इसको मैं अगर यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो दैट इंप्लाइज क्या बनते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बनने स्टार्ट हो जाते हैं जी के अंदर डी ऑर्डर के। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता था कि इफ जी इज ए ग्रुप, जी भी एक ग्रुप, दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन जी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनता है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन जी इनटू 5, दैट इंप्लाइज यहाँ से 5d इनटू नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन जी, ये चीज बन चुकी है। अब देखो एक बात बताओ बच्चों, जो आपके पास ये नंबर है, आपके पास क्या बनता है, एम टाइप का बनेगा, एन मान लो, एम मान लो, एक ही बात। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि 5d into m such that m belongs to natural number union 0। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपको कोई भी ग्रुप दे दिया जाता है, आपको नहीं पता एट्स रैंडमली क्या है क्या नहीं है, उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप के, आपको जस्ट ये बोल दिया कि हाँ कोई ग्रुप आपके पास जी है, तो आप ये बताओ उस ग्रुप के अंदर डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट बन सकते हैं। तो मैं यहाँ से ही बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे डी ऑर्डर के जी के अंदर, वो बेसिकली 5d का मल्टीपल ही बनता है। जहाँ पर जो मल्टीपल है वो आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर यूनियन 0 बनता है। इसका मतलब ये है कि या तो डी ऑर्डर में एक भी एलिमेंट नहीं बनेगा अगर साइक्लिक सब ग्रुप बनता ही नहीं है। अगर मान लो बनता है तो दैट इंप्लाइज बेसिकली, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज बन चुका कि उस ग्रुप के अंदर डी ऑर्डर में कितने एलिमेंट है, 5d का मल्टीपल है। दैट इंप्लाइज यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, एक क्वेश्चन आया था दरअसल मेरे पास, वो ये था, उसने बोल देता है कि कोई ग्रुप है जी मेरे पास, उस ग्रुप के अंदर मुझे ये चीज फाइंड आउट करना था कि x क्यूब इज इक्वल टू एंटी टाइप के कितने एलिमेंट बनते होंगे जी के अंदर। उसने बोल दिया था कि इवन बनेंगे, ओड बनेंगे, इस टाइप से ऑप्शन क्वेश्चन बना दिया था। बेसिकली उसका जो रूप वर्क है यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है, इस टाइप से बनेगा वो, इस टाइप से, जैसे कि क्वेश्चन मैंने ये बना दिया। देखो बच्चों, जो भी मैंने आपको ये साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करने का जो फार्मूला बताया है, इट इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आगे यूज करेंगे इसका क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। देखो बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन बना दिया मैंने ये बोल दिया कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड x belongs to z such that x cube is equal to identity, then the number of elements in G
satisfy, या फिर मैं डायरेक्ट ये भी बोल सकता था कि let G be a group and X belongs to G, then the number of element in G which satisfy X cube is equal to X, ये चीज है। देखो बच्चों, क्वेश्चन दरअसल मैंने किस टाइप से डिजाइन किया है वो इस पर आता है। मैंने बोल दिया कि मान लिया कोई ग्रुप है मेरे पास G है, आपको ये बताना है कि उस ग्रुप के अंदर कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो बच्चों, उसने मुझे कोई पर्टिकुलर ग्रुप तो दिया नहीं कि मैं वहां से कमेंट कर सकूं कि हाँ मेरे पास कोई ग्रुप था, उसको मैं सोल्व देखूं, उसके अंदर स्ट्रक्चर किस टाइप के है या वो किस टाइप से गिवन है, किस टाइप से उसके अंदर एलिमेंट गए हुए हैं, वो तो दिया नहीं। जस्ट उसने बोल दिया कोई ग्रुप G है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट बेसिकली बनते हैं। अभी देखो बच्चों, मैंने आपको जो भी तरीका बताया था डी ऑर्डर के एलिमेंट वगैरह के कोरस्पोंडिंग ग्रुप G के बारे में, वो ये बताया है कि कोई ग्रुप G है, उसके अंदर डी ऑर्डर के बेसिकली एलिमेंट कितने बनते हैं, 5D का मल्टीपल बनते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ग्रुप के अंदर एलिमेंट एक तो एक ऑर्डर का और एक है 3 ऑर्डर का। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो मेरे पास ग्रुप G गिवन था, मेरा टारगेट दरअसल ये है कि G के अंदर ये चीज फाइंड आउट करना कि एक ऑर्डर का एलिमेंट और 3 ऑर्डर के दरअसल एलिमेंट किस टाइप से बनते हैं, कितने बनते हैं बेसिकली। फिर वहां से मैं कमेंट कर सकता हूँ कि वो किस टाइप की सिचुएशन रखते हैं। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं मुझे तो ये तो पता है कि ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वैसा ही यूनिक बनता है, यूनिकली एग्जिस्ट ही करता है। इस ये जो थ्योरम है बहुत पहले डिस्कस में कर चुके, जब स्टार्टिंग में ग्रुप थ्योरी को डिस्कस किया था। इसका मतलब ये है बच्चों कि ग्रुप के अंदर जो इस कंडीशन को एक ऑर्डर का एलिमेंट हमेशा सेटिस्फाई करता है और ग्रुप के अंदर एक ऑर्डर का एक ही एलिमेंट बनता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक तो यहाँ से श्योरिटी हमें मिल चुकी, एक ऑर्डर का तो है ही है इसके अंदर एलिमेंट। अब बात दरअसल ये है कि इस कंडीशन को तो 3 ऑर्डर का भी सेटिस्फाई करता है। अब 3 ऑर्डर पर आते हैं। मैंने अभी जो आपको ये फार्मूला बताया है वो बेसिकली क्या बोलता है कि डी ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड आउट करने के बारे में था। अब बेसिकली डी को मैं क्या ले लूँ, 3 ले लूँ। इसका मतलब ये है कि उस ग्रुप G के अंदर 3 ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनते होंगे, बेसिकली वो 5 3 का मल्टीपल ही बने। 5 3 का आपके पास क्या है, 2 है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि कोई भी ग्रुप G अगर आपको दे दिया जाता है, उस ग्रुप के अंदर अगर 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हमेशा कितने बनेंगे, वो इवन नंबर में ही बनेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 in G is 5 3 into m such that m belongs to natural number union 0. So that implies 5 3 is 2 into m. That implies यहाँ से ये उसका बच्चों कि जो वो ग्रुप था G हमारे पास, उसके अंदर 3 ऑर्डर के एलिमेंट हमेशा इवन एग्जिस्ट करते हैं और एक ऑर्डर का एलिमेंट एक प्रेजेंट है। दैट इंप्लाइज यहाँ से टोटल एलिमेंट कितने बन चुके जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो बनते हैं 2m + 1 which is odd. तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर उस ग्रुप G के अंदर कितने हैं, बेसिकली ओड नंबर, ओड एलिमेंट ही ऐसे उस ग्रुप G के अंदर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस टाइप से बच्चों एक क्वेश्चन आया हुआ था, बेसिकली क्वेश्चन गैलियन की बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, आपको इजीली मिल जाता है। इस टाइप से आपको सोचना था, आंसर बनाना था। देखो बच्चों, जो मैंने अभी आपको एक रिजल्ट बताया था उसको मॉडिफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते थे कि मान लिया जाए कोई ग्रुप आपको दे दिया G, आपने वहां पर तो ये बोला था कि डी ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं। तो बेसिकली यहाँ पर काम ये है कि डी ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हो। आप ग्रुप के अंदर जाओ, डी ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो और 5D से डिवाइड कर दो। तो जो आपके पास बन के आती है चीज, वो आपके पास क्या बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप बन जाएंगे उस ग्रुप G के अंदर। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, let G be a group then the number of subgroup in a group G
is of order P into Q such that P and Q both are prime and P is less than Q and P does not divide Q minus 1 is equal to number of elements of order P into Q in G divide by 5. देखो बच्चों, जो मैंने आपको अभी जो रिजल्ट बताया था वो बेसिकली हमेशा जनरलाइज था। यहाँ पर मैंने जस्ट कुछ एक कंडीशन लगा दी उसके पास, उस चीज के अंदर बेसिकली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई ग्रुप दे दिया जाए आपको, उस ग्रुप के अंदर आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनेंगे, जिसका ऑर्डर कितना है, P into Q है, और जहाँ पर P और Q क्या आपके पास प्राइम है और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। तो बेसिकली आप क्या करो, ग्रुप के अंदर जाओ, P into Q ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो, डिवाइड बाय 5 P into Q, और 5 P into Q की बेसिकली जो वैल्यू आपके पास है 5 P into Q की बेसिकली वैल्यू, उसको भी हम जस्ट यहाँ पर पुट कर सकते थे। तो क्या हम उसका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P into Q in G अपॉन P minus 1 into Q minus 1। देखो बच्चों, इस चीज को मैं कैसे रिलेट करूंगा उस चीज के साथ, उस पर वहां पर हमने क्या किया था, डी ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करने के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर उसने कुछ कंडीशन लगाई। कंडीशन दरअसल क्या है, वो ये है कि अगर कोई भी ग्रुप दे दिया जाता है आपको, अगर उस ग्रुप के अंदर से नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं जिसका ऑर्डर बेसिकली क्या है, P into Q, और जहाँ पर P और Q क्या आपके पास प्राइम है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आपको अगर याद हो तो बच्चों के लिए हमने एक चीज डिस्कस किया कि अगर कोई भी ग्रुप दे दिया जाता है जिसका ऑर्डर कितना है, P into Q, जहाँ पर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ग्रुप हमेशा क्या बनता है, साइक्लिक बनता है। अब साइक्लिक के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था वो आपके पास क्या था कि उस ग्रुप के अंदर जाओ, जितने ऑर्डर के आपको साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं उतने ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड आउट करो और किस चीज से डिवाइड कर दो, 5D से। अब यहाँ पर मुझे तो ये पता है कि P into Q ऑर्डर का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी जो सब ग्रुप बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, साइक्लिक बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि उस ग्रुप के अंदर P into Q ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए मैंने, डिवाइड बाय 5 P into Q कर दिया, 5 P into Q की वैल्यू पुट, दैट इंप्लाइज जस्ट वैसे ही हमने जस्ट क्या किया, कंक्लूजन फाइंड आउट किया। यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन ये भी लगा सकता था कि अगर मुझे किसी ग्रुप के अंदर प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं तो भी कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि प्राइम ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप बनेगा वो हमेशा साइक्लिक बनेगा। जस्ट इस थ्योरम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी सब ग्रुप, कोई भी ग्रुप है बेसिकली प्राइम ऑर्डर है जिसका, वो हमेशा क्या बनता है, साइक्लिक बनता है। तो इसका मतलब ये उसका बच्चों कि कोई भी ग्रुप अगर आपको दे दिया जाता है, मान लिया इस टाइप से दे दिया, इसका मतलब ये बच्चों कि मान लिया कोई ग्रुप आपके पास ही है, अगर कोई बच्चा मुझसे बोलता है कि सर ये ग्रुप जी है मेरे पास, इस ग्रुप के अंदर P ऑर्डर के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं उसके बारे में बताओ कुछ। मान लो मैंने एक सब ग्रुप बनाया इसका H, मैंने बोल दिया कि सच दैट ऑर्डर ऑफ H कितना है, P, और P हमारे पास क्या, प्राइम। तो ये बताओ सर कि उस ग्रुप के अंदर P ऑर्डर के कितने सब ग्रुप बनेंगे। अब एक बात बताओ, हम इस चीज को भी डिस्कस कर चुके कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। तो इसका मतलब जस्ट यही है कि ग्रुप के अंदर मुझे प्राइम साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं प्राइम ऑर्डर के। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से फिर वही फार्मूला कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम P in G is equal to number of elements of order P in G divided by
5p और 5p की जस्ट वैल्यू क्या है p माइनस। तो वही चीज है जस्ट बच्चों, उसको आप अलग अलग ढंग से मॉडिफाई भी कर सकते थे, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के यहाँ से आप भी बता सकते थे उस चीज को ना पहुंचा सकते। जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे कि मान लो मैं ये बोलता हूँ कि मान लो मेरे पास एक ग्रुप है 10 ऑर्डर का है, डायहेड्रल ग्रुप है D5। उस D5 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप मुझे फाइंड आउट करने कितने बनते हैं, और सेकेंडली ये फाइंड आउट करना कि सर्टेन ऑर्डर के कितने सब ग्रुप बेसिकली वहां से बनेंगे। किस टाइप से हमें फाइंड आउट करना उस चीज पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों एक ग्रुप ले लिया मैंने D5। देखो बच्चों जो ग्रुप हमारे पास क्या है D5 का, बेसिकली इसका ऑर्डर कितना है 10 है। इट इज ए नॉन एब्लियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। दैट इंप्लाइज जस्ट कुछ कैरेक्टराइजेशन तो मुझे ये पता है कि G हमारे पास क्या है यहाँ पर नॉन एब्लियन ग्रुप, such that order of G is nothing but order of D5 is nothing but 10। इसका मतलब ये है बच्चों कि D5 के अंदर बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनेंगे, और फिर ये चेक करना है कि जो सब ग्रुप बनेंगे इसके वो सारे के सारे फाइंड आउट करना है कितने ऑर्डर के कितने बनेंगे। इस टाइप से बच्चों ये कंसेप्ट हमारे पास है, इस वन इम्पोर्टेंट, और इसी से हमारे पास क्या बनता है, तरीका इजाद होना स्टार्ट हो जाता है, कंसेप्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। कैसे करेंगे इसको सोल्व, इस चीज पर देखो बच्चों कैसे करना है इसको सोल्व। देखो बच्चों D5 के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं, और साथ साथ में ये करना है कि जो जो इनके सब ग्रुप बनेंगे कितने बनते हैं, कितने ऑर्डर के कितने बनते हैं, नाउ बनते हैं। देखो बच्चों जो आपके पास ये D5 है, बेसिकली हमारे पास इसका ऑर्डर कितना है 10। अब जो D5 है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि Dn के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इंप्लाइज यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं D5 में, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप in D5 is sum of divisor of 5 plus number of divisor of 5। ये चीज देखो बच्चों 5 के जो डिवाइजर है कौन कौन से बनते हैं, एक तो 1 बनता है और एक 5 बनता है। तो दैट इंप्लाइज इन दोनों का सम कितना बनता है 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो D5 जो हमारे पास वो D5 जो ग्रुप है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं 8 बनते हैं। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है बेसिकली जो D5 के अंदर हमारे पास जो काम चलता है वो इस टाइप से, ये मान लिया हमारे पास है D5। अब हमें तो ये पता है कि D5 के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सब ग्रुप बनता है जिसका ऑर्डर कितना है 10 है, वो हमारे पास है इटसेल्फ। इसका मतलब ये बच्चों कि एक ऑर्डर का तो हमें ये पता है कि एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, और 10 ऑर्डर का हमें ये पता है कि एक ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये बच्चों कि D5 के अंदर बेसिकली जो हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने हैं 2 है, एक तो एक ऑर्डर का एक है 10 ऑर्डर का एक। अब बात ये थी प्रॉपर सब ग्रुप को फाइंड आउट करने। एक बात बताओ बच्चों, आपको अगर याद हो तो हमने ये चीज डिस्कस किया था, लैग्रांज थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। लैग्रांज थ्योरम में क्या बोलती थी वो ये थी कि अगर कोई भी सब ग्रुप है, मान लिया D5 को कोई सब ग्रुप लेता हूं मैं, मान लो मैंने क्या ले लिया H ले लिया, सच दैट H इज सब ग्रुप ऑफ D5। अब जो D5 का बेसिकली जो सब ग्रुप है वो हमारे पास क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ D5 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये बच्चों कि D5 का अगर कोई भी सब ग्रुप है उसका जो ऑर्डर है वो बेसिकली क्या है 10 का डिवाइजर, और 10 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 5 है और एक 10 है। हमें ये पता है कि एक ऑर्डर का तो एक ही सब ग्रुप बनता है, 10 ऑर्डर का हमारे पास कितना बनता है, एक ही सब ग्रुप। अब बात ये थी कि 2 ऑर्डर का और 5 ऑर्डर के सब ग्रुप के बारे में काम करते हैं। अब देखो बच्चों, अब बात ये थी कि क्या इसके पास D5 के पास 2 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। देखो बच्चों जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, बेसिकली जो फार्मूला हमारे पास क्या था वो साइक्लिक सब ग्रुप को काउंट करने का था। ये याद रखना इस बात को कि वो D ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप को काउंट करता था।
अब बेसिकली अब तो ये क्या चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टोटल सब ग्रुप को फाइंड आउट कर रहे हैं, कितने बनते हैं। अब दो ऑर्डर के कितने सब ग्रुप बनते हैं। अब दो ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप है बेसिकली, पहले तो मैं क्या करूंगा, दो ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करूंगा। इनफैक्ट दो हमारे पास क्या प्राइम है, तो इसका मतलब कोई भी जो सब ग्रुप बनेगा D5 का दो ऑर्डर का, वो हमेशा साइक्लिक बनेगा। तो इसका मतलब जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, वहां से हम ये चीज पर पहुंच के कि D5 के अंदर अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि दो ऑर्डर के कितने सब ग्रुप है। बेसिकली दो ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप बनता है, बिकॉज 2 is a prime, so that implies it's become cyclic. So that implies दो, अगर अब दो ऑर्डर के सब ग्रुप फाइंड आउट करने मुझे D5 के अंदर, तो मेरा टारगेट बेसिकली ये चलेगा कि D5 के अंदर जाऊं, दो ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दूं, डिवाइड बाय 5 इसका मतलब दो ऑर्डर के नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनेंगे, वो बनेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 number of elements of order 2 upon 5। आपको अगर याद हो तो बच्चों, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, चीज बताई थी कि डीएनए के अंदर कंडीशन लगा दी थी कि दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनते हैं। वहां पर मैंने इवन ऑर्डर के अंदर ब्रेक किया था उस चीज को। वहां पर एक चीज बताई थी कि इवन है जब कभी भी n, तो उस केस के अंदर n+1 एलिमेंट बनते हैं दो ऑर्डर। अगर ओड है तो उस केस में कितने बनते हैं, n एलिमेंट बनते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहां से अब दो ऑर्डर के एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करने हैं, और n की वैल्यू कितने हमारे पास यहां पर 5 है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि D5 के अंदर दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, n अगर ओड है तो n ही बनते हैं। अब 5 ओड है तो दैट इंप्लाइज कितने बन चुके, 5। इसका मतलब ये है बच्चों कि दो ऑर्डर के सब ग्रुप कितने बनेंगे, 5 डिवाइड बाय 5, तो 5 इज नथिंग बट 1, तो दैट इंप्लाइज 5। इसका मतलब ये बच्चों कि D5 के अंदर दो ऑर्डर के 5 सब ग्रुप बनते हैं। एक तो ये चीज। अब बात ये थी कि D5 के अंदर 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप हैं। एक तो ये चीज है बच्चों, मुझे तो ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं, 10 बनते हैं। मैंने ये काउंट कर लिया, एक ऑर्डर का तो सिर्फ एक ही बनता है, दो ऑर्डर के 5 बनते हैं, 10 का एक बनता है, तो दैट इंप्लाइज 5 और 2 7। इसका मतलब ये बच्चों कि 5 ऑर्डर का अगर मुझे नहीं पता कितने बनते हैं कितने नहीं बनते हैं, तो मैं इन सब को जोड़कर 8 में से सब्ट्रैक्ट करके भी फाइंड आउट कर सकता था कि 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप बनेंगे, वो बनेगा 1। क्यों बनेगा, क्योंकि और जो इंडिविजुअली सब ग्रुप बनते हैं वो कैलकुलेट कर चुका है, जो बचते थे टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, उन्हें सब ग्रुप बच चुके। एक तो ये तरीका था। अब दूसरे तरीके की वर्डिंग हो सकती है। बेसिकली मेरा टारगेट क्या था, 5 ऑर्डर के सब ग्रुप को फाइंड आउट करना। देखो बच्चों, अगर मान लो मैं ये मानता हूँ कि H हमारे पास क्या एक सब ग्रुप है, इसका D5 का है। बेसिकली मैंने ये मान लिया कि H का जो ऑर्डर है वो मान लिया 5। तो इसका मतलब ये बच्चों कि 5 ऑर्डर के अब D5 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं, ये काउंट करना मेरा टारगेट। एक बात बताओ बच्चों, 5 हमारे पास क्या प्राइम है। आपको अगर याद हो तो फिर वही बात, किसी ग्रुप के अंदर प्राइम ऑर्डर, कोई भी ग्रुप का अगर ऑर्डर प्राइम है तो दैट इंप्लाइज इट इज ऑलवेज साइक्लिक। इसका मतलब ये बच्चों, जो भी रिजल्ट मैंने आपको बताया था, किसी ग्रुप के अंदर साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करो, उस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो, जितने ऑर्डर क्या साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट कर रहे हैं। मान लो अब यहाँ पर कितने ऑर्डर कर रहे हैं, 5 ऑर्डर। इसका मतलब 5 ऑर्डर के एलिमेंट काउंट करूंगा मैं D5 के अंदर। अब D5 के अंदर 5 ऑर्डर कितने एलिमेंट बनते हैं, आपको अगर याद हो तो मैंने तरीका बताया था कि D5 के अंदर जब कभी भी D की वैल्यू 2 से अलग है, तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते थे, 5D बनते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 in D5 is nothing but the number of element of order 5 in D5। अब D5 के अंदर 5 ऑर्डर कितने एलिमेंट है, वो है 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, वैसे भी कितना आंसर आया था, 1 ही आया। तो इस टाइप से बच्चों ये D5 के अंदर आपको काम करना था, सोचना था कैसे बेसिकली इसके अंदर काम चलता है ना। अब दरअसल मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट और ये याद करने की कोशिश करता हूँ
समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि कैसे D4 के अंदर आप काम करोगे, अच्छा बनाओगे। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, एक ग्रुप और ले लिया जी, मान लिया D4। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना चाहूँ, चीज को आगे तक लेकर जाना चाहूँ, तो किस टाइप से बनाऊंगा। मान लो मैं ये बोल देता कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ग्रुप है जो हमारे पास है D4। देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप इन D4 या फिर इन G is isomorphic to Z2 cross Z2 is option first 1, second 2, third 3, D ना। बेसिकली मैंने एक वैसे ही क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन इजाफ कर दिया। मैंने बोल दिया कि मान लिया कोई ग्रुप है मेरे पास D4। अब D4 के अंदर कितने ऐसे सब ग्रुप है जो आइसोमॉर्फिक बनते हैं, इस स्ट्रक्चर के आइसोमॉर्फिक बनते हैं, मतलब Z2 क्रॉस Z2 टाइप के कितने सब ग्रुप बनेंगे D4 के अंदर। उस टाइप से हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन है, दरअसल इस क्वेश्चन को हमें आंसर बनाना है। देखो बच्चों कैसे बनाएंगे उस चीज पर। देखो बच्चों, अगर आपको याद हो तो D4 है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ सब इज जितने सम ऑफ डिवाइजर है 4 के और जितने नंबर ऑफ डिवाइजर है 4 के, उतने ही हमारे पास क्या टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप है D4 के पास। एक तो ये चीज। एक बात बताओ बच्चों, 4 के बेसिकली डिवाइजर कौन कौन से बनते हैं, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4 है, और इनको ऐड करता हूं मैं तो बनता है 7। तो इसका मतलब सिग्मा 4 की वैल्यू है 7 प्लस D4 की वैल्यू 3, तो दैट इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बन चुके 10। तो इसका मतलब D4 के पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं 10। अब D4 का जो ऑर्डर है बेसिकली हमारे पास कितना है, वो है 8। अब मुझे तो ये पता है कि D4 के पास 8 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वो किसके इक्वल है, इसी चीज के इक्वल। तो इसका मतलब 8 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है, एक ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप है। अब अगर कोई भी सब ग्रुप बनता है इसके पास जो नहीं आइडेंटिटी है, नहीं D4 के इक्वल, तो दैट इंप्लाइज उसका जो ऑर्डर है नहीं तो 1 बनेगा और नहीं बनेगा 8। अब बाय लैग्रांज थ्योरम जो इसका सब ग्रुप बनेगा उसका जो ऑर्डर है D4 को डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ D4 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब जो H के ऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन जाती है यहाँ से, एक तो 2 और एक 4, यही। क्योंकि 8 का तो हम काउंट कर चुके, एक ही बनेगा, एक का भी काउंट कर चुके, एक ही बनेगा। अब उनके अलावा सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसका मतलब D4 के पास एक तो 2 ऑर्डर के सब ग्रुप और एक 4 ऑर्डर के सब ग्रुप पर काम करना है। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ये चीज फाइंड आउट कर लूं कि D4 के पास 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप बनते हैं, 2 हमारे पास क्या बेसिकली प्राइम। अब प्राइम होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर काम चल जाता है इजीली। कैसे चल जाता है, क्योंकि D4 के अंदर 2 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप फाइंड आउट करना है तो हमेशा साइक्लिक बनता है, और किसी ग्रुप के अंदर साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करने हो तो आप क्या काम करो, उस ग्रुप के अंदर जाओ, D ऑर्डर के एलिमेंट काउंट करना स्टार्ट कर दो और डिवाइड बाय 5D कर दो, तो वहां से आंसर बन जाता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 2 ऑर्डर के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बन चुके D4 के पास, उस पर आते हैं। 2 ऑर्डर के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इज इक्वल टू कितने बनते हैं बेसिकली, 2 ऑर्डर के एलिमेंट काउंट करने हैं आपको इसके अंदर। D4 के अंदर 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 5।
डिवाइड बाई फाइव टू इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब D4 के पास दो ऑर्डर के 5 सब ग्रुप बनते हैं। एक तो ये चीज। अब बात ये आती है कि D4 के पास 4 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने बनते हैं। देखो बच्चों, आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर कोई भी ग्रुप है G, एक छोटा सा यहाँ पर कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट बेसिकली क्या है, वो ये, अगर कोई भी ग्रुप है G जिसका ऑर्डर कितना p स्क्वायर है, सच दैट p इज प्राइम, तो दैट इंप्लाइज जो G है या तो वो आइसोमॉर्फिक बनेगा ZP क्रॉस ZP के, या फिर ZP स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक बनेगा। और ये दोनों हमारे पास क्या एबिलियन है। तो आपको याद हो तो हम वैसे लिखते थे, अगर कोई भी ग्रुप है p स्क्वायर ऑर्डर का, हमेशा क्या बनता है, एबिलियन बनता है। बाय दिस कांसेप्ट, इसी कांसेप्ट से बनता है बेसिकली। अब 4 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। यहाँ पर p हमारे पास प्राइम है, तो इसका p स्क्वायर टाइप के दो ही टाइप से ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। एक तो जो इसका आइसोमॉर्फिक है, एक इसका आइसोमॉर्फिक हो सकता है। देखो बच्चों, अब बेसिकली मेरा टारगेट तो 4 ऑर्डर के सब ग्रुप फाइंड आउट करना था D4 के अंदर। अब 4 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप बनेगा D4 के अंदर, या तो वो Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, या वो किस चीज का आइसोमॉर्फिक होगा, Z4 के। अब Z4 टाइप के तो मैं सब ग्रुप फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि Z4 हमारे पास क्या साइक्लिक है। कैसे फाइंड आउट करूंगा कि Z4 के अंदर 4 ऑर्डर के एलिमेंट काउंट करना स्टार्ट कर दूंगा। Z4 के अंदर 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट बनते हैं, 5 4। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, या फिर मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, ओहो, देखो बच्चों, एक ऑर्डर का कितने बने थे, एक का एक बना था, 2 ऑर्डर के 5 सब ग्रुप बने थे, 8 ऑर्डर का एक बना था। अब बात ये आती है कि 4 ऑर्डर के बेसिकली कितने बनते हैं, उस चीज पर आते हैं। 4 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप कितने बनते हैं, उसको तो मैं इजीली काउंट कर सकता हूँ। 4 ऑर्डर के बेसिकली जो साइक्लिक सब ग्रुप हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन D4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन D4। कितने बेसिकली वो 5 4 डिवाइड बाय 5 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है बच्चों कि 4 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप, मतलब कि 4 ऑर्डर के वे सब ग्रुप जो आइसोमॉर्फिक Z4 के हैं, वो बेसिकली कितने बनते हैं, 1 बनते हैं। अब बात तो दरअसल ये आती है कि Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक बनने वाले कितने बचते हैं, उस पर आती है। मुझे ये पता है कि D4 के पास टोटल सब ग्रुप कितने बनते हैं, 10 बनते हैं। अब मैंने काउंट करना स्टार्ट कर दिया। एक ऑर्डर का तो 1 बनता है, 2 ऑर्डर के 5 बनते हैं, 8 ऑर्डर का 1 बनता है। तो कितने बन चुके हैं, 1 और 5 6 और 1 7 और 1 ये 8। जो बचे हुए कितने बनते हैं, जो बचा हुआ जो सब ग्रुप बनेगा इसका, वो दरअसल इसका आइसोमॉर्फिक बनेगा। अब कितने बचते हैं, यहाँ से 8 में से 10 में से 8 गया, वो बचते हैं 2। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से D4 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं जो आइसोमॉर्फिक है Z2 और Z2 के, वे बेसिकली है 2। तो इस टाइप से बच्चों के क्वेश्चन था, कंसेप्ट था। आपको क्या करना था, इस चीज पर काम करना था, आंसर बनाना था। तो इस टाइप से बच्चों के क्वेश्चन था, आपको सोचना था। इस टाइप से आप इंडिविजुअली क्वेश्चन बना के सोच सकते हो, बना सकते हो, कैसे करना काम, कैसे नहीं करना। ना बोलते द पॉइंट। देखो तो एक और कंसेप्ट पर चलते हैं, एक और ग्रुप उठाते हैं, उस ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जो इस टाइप का जो काम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टाइम ही CSIR नेट के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था इस चीज पर बेस्ड,
उसको भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा काम कर लेते हैं, कंसेप्ट को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अब दरअसल क्या कर लिया मैंने, ग्रुप उठाया है। बेसिकली जो ग्रुप है मैंने क्या ले लिया, Z2 क्रॉस Z2। मान लिया मेरे पास क्या क्या ग्रुप है जी, मान लीजिए Z2 क्रॉस Z2 या फिर ZP क्रॉस ZP है। such that P is prime। देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट करते हैं। हमें ये तो पता है कि ZP स्क्वायर के अंदर कितने सब ग्रुप बनते हैं, उस चीज को तो पता है, क्योंकि Zn के अंदर हम जनरलाइज कर चुके इस बात को। अब ZP को ZP के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि ZP को ZP के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप बेसिकली बनते कितने। देखो बच्चों, हमारे पास जो ग्रुप है जी, बेसिकली वो है ZP क्रॉस ZP। अब ZP क्रॉस ZP का जो ऑर्डर है, ऑर्डिनल है, वो कितने बनते हैं, P स्क्वायर, इस टाइप से। ये चीज। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास एक ग्रुप है ZP क्रॉस ZP, इस पर बेस्ड CSI नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक जून 2016 के अंदर आया था। अब उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पहले इसको जनरलाइज करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जो यहाँ पर ग्रुप हमारे पास ZP क्रॉस ZP है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है कि जो कोई भी सब ग्रुप है, बेसिकली जो ग्रुप है ZP क्रॉस ZP, इट इज ए एबिलियन ग्रुप। तो इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम भी ऑर्डर होती है। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज वर्ड व्हेन ग्रुप इज फाइनाइट एबिलियन, दैट इंप्लाइज हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग ZP क्रॉस ZP के अंदर कम से कम एक सब ग्रुप जरूर बनेगा ही बनेगा। अब बात ये थी कि कितने बनेंगे, किस टाइप से बनेंगे, उस चीज पर आते हैं। देखो बच्चों, P स्क्वायर के बेसिकली डिवाइजर कौन कौन से, तो है P, एक है P स्क्वायर और एक है 1। हमें ये पता है कि एक ऑर्डर का किसी ग्रुप के पास सिर्फ एक ही सब ग्रुप बनता है, वो बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी सब ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो दैट इंप्लाइज एक ऑर्डर का तो एक सब ग्रुप बन चुका है। अब P स्क्वायर ऑर्डर का भी एक हमें पता है कि वो बनेगा ही बनेगा। दरअसल वो किस चीज के इक्वल बनता है, ZP क्रॉस ZP के इक्वल ही बनता है। अब बात ये आती है कि P ऑर्डर के कितने बनते हैं। हमें इस बात ये तो श्योरिटी है कि P ऑर्डर का बेसिकली इसके अंदर सब ग्रुप बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा, बिकॉज इट इज ए फाइनाइट एबिलियन एंड द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज होल्ड व्हेन द ग्रुप इज फाइनाइट एबिलियन। दैट इंप्लाइज फॉर एवरी डिवाइजर of the order of finite abelian group, there corresponding at least one subgroup in finite abelian group C। तो that implies यहाँ से क्या बन चुका कि P स्क्वायर ऑर्डर का जो भी ग्रुप था, उसके हर डिवाइजर के corresponding कम से कम एक सब ग्रुप बनेगा ही बनेगा। अब बात ये थी कि एक ऑर्डर का तो हमें पता है एक ही बनेगा, इसका भी एक ही बनेगा। अब बात ये थी कि P स्क्वायर के कितने बनते हैं। देखो बच्चों, एक बात बताओ आप, अगर इसका कोई भी सब ग्रुप है, मान लिया H, सब ग्रुप ले लिया मैंने ZP क्रॉस ZP, ये बात तो श्योर है अगर उसका ऑर्डर P, तो दैट इंप्लाइज P इज ए प्राइम। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि H है वो हमेशा क्या बनेगा, साइक्लिक बनेगा। किसी ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करना हमें आता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, ये बन चुका कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप of order P in ZP cross ZP is equal to number of element of order P in ZP cross ZP upon 5P। ये चीज मतलब कि ZP क्रॉस ZP के अंदर जाओ, P ऑर्डर के एलिमेंट काउंट करना स्टार्ट करो। अब P ऑर्डर के एलिमेंट देखते कितने बनते हैं। ZP के अंदर एक ऑर्डर का एलिमेंट बनता है, एक का इसके अंदर, एक का इसके अंदर, एक का इसके अंदर, एक ऑर्डर का इसके अंदर, P ऑर्डर का P माइनस,
एक ऑर्डर का पी ऑर्डर का पी माइनस वन, तो दैट इम्प्लाइज पी एलसीएम कहाँ से बनता है, एक तो इसका बनता है, एक इसका बनता है, एक इसका बनता है, तो दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट पी ऑर्डर कितने बन चुके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पी माइनस वन एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग p माइनस वन एलिमेंट प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग p माइनस वन का होल स्क्वायर एलिमेंट, तो दैट इंप्लाइज इनको काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो दैट इंप्लाइज कितना बन चुका इस चीज पर। देखो बच्चों मैं अगर पूरे में से p माइनस वन कॉमन ले लूँ तो कितना बन चुका ये वन प्लस p माइनस वन, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बन चुका p माइनस वन इंटू p प्लस टू, सॉरी p प्लस वन, ये बन चुका। तो इसका मतलब ये बच्चों कि ZP क्रॉस ZP के अंदर P ऑर्डर के बेसिकल एलिमेंट कितने हैं, P है। अब जो फार्मूला था उसके अंदर पुट करते हैं, दैट इंप्लाइज कितना बन चुका उस पर P माइनस वन इंटू P प्लस वन अपॉन 5P की वैल्यू P माइनस वन, तो दैट इंप्लाइज ये इससे कैंसिल P प्लस वन। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो ग्रुप था जी उसके अंदर P ऑर्डर के P प्लस वन सब ग्रुप बनते हैं, तो दैट इंप्लाइज टोटल सब ग्रुप कितने बन चुके P प्लस थ्री। तो इसका मतलब ये बच्चों कि कोई भी ग्रुप है जी अगर वो हमारे पास क्या ZP क्रॉस ZP है तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप बेसिकली कितने हैं उसके पास P प्लस थ्री सब ग्रुप बनते हैं। इस टाइप से बच्चों आपको काम करना था, सोचना। क्वेश्चन मैं आपको क्या देता हूँ, क्वेश्चन आपके पास ये है फाइंड आउट करने हैं और Z2 क्रॉस Z2 के अंदर करने हैं, Z2 क्रॉस Z3 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं, और एक हाँ चलो ये तीन क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं, कितने ऑर्डर है, कितने बनते हैं, किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं। इस टाइप से बच्चों आपको जो काम था करना था, सोचना था। थैंक यू।